हिंदी साहित्य वन लाइनर क्वेश्चंस क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों हमारा आज का विषय है आदिकालीन अन्य मिश्रित प्रश्न। तो दोस्तों हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि अब हमारा सिर्फ एक ही वीडियो रह गया है, तो आज ही का वीडियो है जो कि आदिकाल से संबंधित आखिरी वीडियो है। ठीक है, तो इसमें वे सभी प्रश्नों को समेटने की कोशिश की गई है जो रह गए थे। ठीक है, और मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है तो इसलिए दोस्तों मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो ये आपके लिए बना दिया है। तो दोस्तों ध्यान रखिए और इसे पढ़िए, ये आप ही के लिए है। तो हम शुरू करते हैं। प्रश्न 1, आदिकाल की सीमा अवधि क्या है? तो दोस्तों 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी आदिकाल की सीमा अवधि है। प्रश्न 2, आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी? तो दोस्तों हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन। प्रश्न 3, हिंदी साहित्य के इतिहास में नींव का पत्थर किसे माना जाता है? तो दोस्तों द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है, इसे हिंदी साहित्य के इतिहास में नींव का पत्थर माना जाता है। प्रश्न 4, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी में हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? तो दोस्तों डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। प्रश्न 5, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास की समय सीमा क्या रखी है? तो दोस्तों 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास की सीमा रखी है, समय सीमा रखी है। प्रश्न 6, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत से किसने माना है? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 7, शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों हिंदी साहित्य का विकास। प्रश्न 8, शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दोस्तों 1929 ईस्वी में शुक्ल ने अपना इतिहास लिखा, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न 9, रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है? तो दोस्तों 950 वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है। प्रश्न 10, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 11, शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो दोस्तों प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है शुक्ल के अनुसार। प्रश्न 12, वीर गाथा काल जिसे आदिकाल भी कहते हैं, तो वीर गाथा काल नाम के विरुद्ध सर्व प्रमुख आपत्ति क्या है? सबसे बड़ी आपत्ति क्या है इस नाम के विरुद्ध? तो दोस्तों उनमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं, यानी कि इस काल में ऐसी रचनाएं हैं कुछ जो अप्राप्य हैं, जो कि मिली नहीं है, और कुछ रचनाएं हैं जो कि बाद के काल की हैं, इसीलिए यह एक सबसे प्रमुख आपत्ति जनक रचना है। प्रश्न 13, रचना नहीं है, मतलब काल है, वीर गाथा काल। प्रश्न 13, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का पहला क्रांतिकारी कदम क्या था? तो दोस्तों अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना ही हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का पहला क्रांतिकारी कदम था। प्रश्न 14, इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति क्या है? तो दोस्तों वर्णानुक्रम पद्धति इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति है। प्रश्न 15, हिंदी साहित्य इतिहास को आलोचक ढंग से समझाने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय जाता है। प्रश्न 16, हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों गंगा प्रसाद सिंह
गंगा प्रसाद सिंह की पुस्तक है हिंदी के मुसलमान कवि। प्रश्न 17, किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? तो दोस्तों श्री कृष्ण लाल कृत आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। प्रश्न 18, किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है? तो दोस्तों डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। प्रश्न 19, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। प्रश्न 20, मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल में किसका विवरण है? तो दोस्तों उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है, तो उससे संबंधित है अज्ञात काल। प्रश्न 21, किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? दोस्तों प्रयोग नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिए। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल के इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न 22, आदिकालीन साहित्य का संबंध किससे है? तो दोस्तों अपभ्रंश आभास हिंदी से। प्रश्न 23, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं से 8वीं शताब्दी किसने माना है? तो दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। प्रश्न 24, आदिकालीन काव्य धारा में शामिल नहीं है? तो दोस्तों आदिकालीन काव्य धारा में सिख साहित्य शामिल नहीं है। प्रश्न 25, वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? तो दोस्तों पंडित राधाचरण गोस्वामी से। प्रश्न 26, आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है? दोस्तों प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग और राष्ट्रीय चेतना आदिकाल काव्य प्रवृत्ति नहीं है। प्रश्न 27, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? तो दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने इतिहास लिखा नहीं है बल्कि उसका संपादन किया है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न 28, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों यह एक अर्ध प्रमाणिक रचना है। जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है वो यही कि पृथ्वीराज रासो एक अर्ध प्रमाणिक रचना है। प्रश्न 29, कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? तो दोस्तों राउर वेल, जो कि रोड़ा कवि का ग्रंथ है। प्रश्न 30, नखशिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ? तो दोस्तों राउर वेल से। प्रश्न 31, राउर वेल में कुल कितनी भाषाओं के शब्द मिलते हैं? तो दोस्तों 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं। प्रश्न 32, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो दोस्तों मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा गया एग्जाम्स में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33, कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जाती? तो दोस्तों वज्रयान की रचनाएं जो हैं वो आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जाती। प्रश्न 34, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? तो दोस्तों ज्ञान शून्य का पूरक तत्व है। किसकी साधना में? सिद्धों की साधना में। प्रश्न 35, विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली भाषा का एक अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है? तो दोस्तों विद्यापति ने तो मैथिली भाषा में रचनाएं की ही हैं, साथ ही साथ उमापति ने भी मैथिली भाषा में रचनाएं की हैं और ये भी मैथिली भाषा के एक अन्य प्रसिद्ध कवि हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 36, उक्ति व्यक्ति प्रकरणम किसकी रचना है? तो दोस्तों दामोदर पंडित की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरणम। प्रश्न 37, उक्ति व्यक्ति प्रकरणम कैसा ग्रंथ है? तो दोस्तों यह एक व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न 38, उक्ति व्यक्ति प्रकरणम में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को क्या कहा है? तो दोस्तों अपभ्रष्ट भाषा कहा है। प्रश्न 39,
करकंड चरित के रचयिता कौन है? तो दोस्तों करकंड चरित के रचयिता कनकामर मुनि हैं, कनकामर मुनि। प्रश्न 40, किस ग्रंथ की ऐतिहासिकता बहुत सुरक्षित है? तो दोस्तों कीर्तिलता, कीर्तिलता की ऐतिहासिकता बहुत सुरक्षित है। प्रश्न 41, देसी नाम माला, देसी नाम माला पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों हेमचंद्र देसी नाम माला के रचनाकार हैं। प्रश्न 42, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों हेमचंद्र, हेमचंद्र की रचना है। प्रश्न 43, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? तो दोस्तों हेमचंद्र ने। प्रश्न 44, भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों हेमचंद्र की, हेमचंद्र ने यह पंक्ति लिखी है। प्रश्न 45, किस रचना को छंदों का अजायब घर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। प्रश्न 46, आदिकाल का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? तो दोस्तों संदेश रासक, संदेश रासक को आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है, जो कि अब्दुल रहमान की रचना है, याद रखिए। प्रश्न 47, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? ध्यान रखना भक्ति काल में कृष्ण काव्य है, लेकिन अपभ्रंश में तो ये आदिकाल कृष्ण काव्य हुआ, ठीक है। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो दोस्तों पुष्पदंत, पुष्पदंत अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। प्रश्न 48, सिद्धसेन कृत विलासवई कहा किस कोटि का काव्य है? तो दोस्तों प्रेम कथा काव्य है, यह एक प्रेम कथा काव्य है। प्रश्न 49, स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों पौंचर्यु, पौंचर्यु स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ है। प्रश्न 50, प्राकृत अनुशासन, प्राकृतानुशासन किसकी रचना है? तो दोस्तों पुरुषोत्तम देव की रचना है प्राकृतानुशासन। प्रश्न 51, संक्रांति काल किसे कहते हैं? तो दोस्तों अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच लगभग 300 वर्षों की भाषा के समय को संक्रांति काल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए। प्रश्न 52, पुरानी हिंदी का उदय किससे माना जाता है? तो दोस्तों अवहट से। प्रश्न 53, पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता? तो दोस्तों घनाक्षरी छंद नहीं मिलता। प्रश्न 54, वल्लभी के राजा धारसेन के अभिलेखों पर सबसे पहले किस भाषा का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों वल्लभी के राजा, यानी कि ये गुजरात की बात हो रही है, यानी कि पुराने समय में जब गुजरात में वल्लभी नाम की एक जगह हुआ करती थी और जहाँ के राजा कौन थे? धारसेन, ठीक है। तो वल्लभी के राजा धारसेन के अभिलेखों पर सबसे पहले किस भाषा का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन के अभिलेखों में मिलता है। प्रश्न 55, सिद्धों की उर्दू रचनाओं की भाषा किसकी काव्य भाषा है? तो दोस्तों मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की मिश्रित भाषा है, मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की भाषा है सिद्धों की उर्दू रचनाओं की भाषा। प्रश्न 56, पुरानी हिंदी का संबंध किससे है? तो दोस्तों शौरसेनी अपभ्रंश से। प्रश्न 57, शौरसेनी अपभ्रंश किन बोलियों का मिश्रित रूप है? तो दोस्तों ब्रज और खड़ी बोली का, यानी कि ब्रज क्षेत्र में और खड़ी बोली जहाँ बोली जाती है, तो लगभग उत्तर प्रदेश ये सब राज्य आ जाएंगे, ठीक है। तो शौरसेनी अपभ्रंश का मिश्रित रूप ब्रज और खड़ी बोली है। प्रश्न 58, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा गया है और एज इट इज क्वेश्चन आता है, ठीक है। चंद्रधर्मा गुलेरी ऑप्शन में होता है और वही आंसर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल,
इन तीनों ने ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। प्रश्न 59, अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। प्रश्न 60, शुक्ल ने अपभ्रंश को कौन सी भाषा कहा है? तो दोस्तों प्राकृत भाषा। हालांकि पुरानी हिंदी और प्राकृत भाषा की बात इन्होंने कही है, तो आपको ध्यान रखना है शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा भी कहा है। प्रश्न 61, प्राकृत भाषा से क्या अभिप्राय है या क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों प्राकृत की रूढ़ियों से युक्त कुछ हिंदी भाषा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए जो मैं कह रही हूँ। प्राकृत की रूढ़ियों में युक्त कुछ हिंदी भाषा, यानी कि प्राकृत की जो रूढ़ियाँ हैं उनसे युक्त कुछ हिंदी भाषा को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृत भाषा कहते हैं। और दोस्तों अगर हम भाषा के विकास की बात करें तो सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। जो आज हम हिंदी का वर्तमान रूप देखते हैं उससे पहले कई भाषाएं आई और उन सभी परंपराओं को पार करते हुए तब हिंदी अपने अस्तित्व में आई। ठीक है, ध्यान रखिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। 1000 ईस्वी से हिंदी की स्थापना मानी जाती है। प्रश्न 62, स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? तो दोस्तों देसी भाषा कहा है। प्रश्न 63, शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकालीन रचनाओं को किन 2 भागों में बांटा है? तो दोस्तों अपभ्रंश और देसी भाषा में बांटा है। प्रश्न 64, विद्यापति ने कौन सी 2 भाषाओं का प्रयोग किया है? तो दोस्तों पुरानी अपभ्रंश और बोलचाल की देसी भाषा का प्रयोग किया है। प्रश्न 65, अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई कितनी मात्रा का छंद था? तो दोस्तों 15 मात्रा का छंद था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्स में आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई की मात्रा पूछी गई थी, जिसका आंसर था 15 मात्राएं। प्रश्न 66, अपभ्रंश भाषा में कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। प्रश्न 67, अपभ्रंश भाषा के 3 प्रकार के बंध कौन से हैं? तो दोस्तों दोहा, पदड़ियाँ और गे पद बंध, ये 3 प्रकार के बंध हैं जो कि अपभ्रंश भाषा में प्रयोग किए जाते थे। प्रश्न 68, अपभ्रंश का कौन सा काव्य पदड़िया बंध में लिखा गया है? तो दोस्तों चरित काव्य जो है वो पदड़िया बंध में लिखा गया है। और हमने आपको बताया भी था पिछले वीडियोस में, जो चरित काव्य है वो सबसे ज़्यादा जैन परंपरा में लिखा गया है। प्रश्न 69, चरित काव्य में पदड़ियाँ छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता देने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कड़वक, यानी कि 8-8 पंक्तियां हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम जब धत्ता देंगे तो उसे कड़वक कहेंगे। प्रश्न 70, दोहा और चौपाई का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों बौद्ध सिद्ध सरहपा ने। सिद्ध सरहपा भी बोलो या सरहपा भी बोलो तो भी चलेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि दोहा और चौपाई का प्रयोग सबसे पहले सरहपा ने किया था। और आपको बता दें दोस्तों कि अपभ्रंश का सबसे प्रिय छंद जो था वो दोहा था। ठीक है, बाकियों का भी प्रयोग हुआ लेकिन सबसे प्रिय जो था वो दोहा था। प्रश्न 71, आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल किसने कहा है? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 72, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न 73, दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। प्रश्न 74, अपभ्रंश का अंतिम कवि कौन था? तो दोस्तों रैदू अपभ्रंश का अंतिम कवि था। प्रश्न 75, अभियंतर की त्यागई माया दुबध्या मेटी सहज में रही। अभियंतर की त्यागई माया
दुबध्या मेटी सहज में रही, यह किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों गोरखनाथ की पंक्ति है। और नाथ साहित्य के प्रवर्तक जो थे, कौन थे? गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक भी कहा जाता है। प्रश्न 76, आदि वदन शशि विहसी देखावली, आदि पिहिल निज बाहु, किछु एक भाग बलाहक झापल, किछुक ग्रासल राहु, यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों विद्यापति की पंक्ति है। दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न इस वीडियो का और आदिकाल का भी हमारा अंतिम प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। अध्यात्म रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों को गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली के पदों में दिखती है। ठीक है, तो दोस्तों यह पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों। और यहाँ पर आपको बता दें, गीत गोविंद जयदेव की रचना है, पदावली विद्यापति की रचना है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव विद्यापति के गुरु थे, जिनकी रचना गीत गोविंद को आधार बनाकर ही विद्यापति ने अपनी पदावली की रचना की थी। तो विद्यापति के संदर्भ में ही आचार्य शुक्ल ने कहा है कि अध्यात्म रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों को गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली के पदों में। तो यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद हमारा भक्तिकाल शुरू होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। बाकी किसी प्रकार की कोई भी गलती अगर मुझसे वीडियोस में हुई है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे सुधार करने का मौका ज़रूर दें। धन्यवाद।